तो आओ फिर शुरू करते हैं साइंस का टॉपिक जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। इसका ये पार्ट 1 है, ठीक है। तो एनसीईआरटी जब शुरू करती है तो वो बोलती है कि ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं, पर वो सब हम बाद में देखेंगे। पहले समझ तो लो कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो अब रिप्रोडक्शन समझना है तो पहले हम देखेंगे प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। अब प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन में भी हम देखेंगे पहले फिजियोलॉजी, क्योंकि वो समझना जरूरी है। तो फिजियोलॉजी में क्या होता है कि हम कैसे दिखते हैं, हमारे फीचर्स, हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स, ये कौन डिटरमिन करता है? ये डिटरमिन करता है प्रोटीन्स। जो हमारे अंदर प्रोटीन्स बनते हैं वो डिटरमिन करते हैं कि हम कैसे दिखते हैं। अब प्रोटीन्स कैसे डिटरमिन होते हैं? प्रोटीन्स डिटरमिन होते हैं डीएनए से। डीएनए के पास कोड होता है प्रोटीन्स का, वो बताता है कि प्रोटीन्स कैसे बनेंगे और फिर प्रोटीन्स बताते हैं कि हम कैसे दिखेंगे। अब मान लो डीएनए के कोड में कोई चेंज हो जाए, डीएनए का कोड बदल जाए, तो प्रोटीन्स बदल जाएंगे। प्रोटीन्स बदल जाएंगे तो तुम्हारी शक्ल बदल जाएगी, तुम्हारा दिखना बदल जाएगा, ठीक है। इसलिए डीएनए का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब देखते हैं रिप्रोडक्शन होता है क्या सेल्यूलर लेवल पे। तो जब आप रिप्रोडक्शन में जाते हैं तो सेल के अंदर जो डीएनए होता है, पहली बात, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये आपने 9th में पढ़ा होगा, याद कर लो। नहीं याद है तो ऊपर आई बटन पे लिंक आ गया होगा, जाके वो वीडियो देख लो, ठीक है। अब ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, तो जो सेल होता है उसका डीएनए रेप्लिकेट करता है। डीएनए रेप्लिकेट करके एक और कॉपी बनाता है। वो जब कॉपी बन जाती है तो फिर उसके लिए एक नया सेल बनता है। इस तरह से हमारे पास 2 नए सेल आ जाते हैं डिवीजन होके। पहले डीएनए रेप्लिकेट होगा, कॉपी बनेगी, फिर सेल रेप्लिकेट होगा, फिर उसकी कॉपी बनेगी। इस तरह से 2 नए सेल हमारे पास आ जाते हैं। अब मुझको ये बताओ कि रेप्लिकेशन के दौरान सब कुछ सेम होगा? जो नया सेल बनेगा वो एग्जैक्टली सेम होगा पहले सेल की तरह? नहीं, बहुत कम केसेस में ऐसा होता है, अदरवाइज नहीं होता है। सेल का रिप्रोडक्शन का प्रोसेस आपको 99.9% एक्यूरेसी दे सकता है, लेकिन 100% एक्यूरेसी नहीं मिल सकती। अरे भाई, डिटॉल नहीं दे रहा यार, डिटॉल भी बोल रहा 99.9% जर्म्स ही किल करूंगा, तो फिर यहां भी नहीं आ सकता, क्योंकि प्रोसेस होता है केमिकल प्रोसेस, काफी सारे रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। कहीं ना कोई कमी आ जाती है, कोई मिस्टेक हो जाती है तो चेंज हो जाता है। ये चेंज से आते हैं नए सेल में वेरिएशन। अब ये वेरिएशन क्या, 2 टाइप्स के हो सकते हैं, अच्छे बुरे। अच्छे होंगे तो सेल को एडवांटेज मिलेगा, वो जो है एनवायरमेंट को अडेप्ट कर पाएगा, नए एनवायरमेंट को अडेप्ट कर पाएगा। इस तरह से इवोल्यूशन होता है। और बुरा हुआ तो मर जाएगा, ज्यादा सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, खत्म बात, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन के 2 टाइप्स होते हैं, सेक्सुअल, एसेक्सुअल। इस वीडियो में हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही देखेंगे, सेक्सुअल का दूसरा पार्ट आएगा, वो बाद में देख लेना। अब नेक्स्ट स्लाइड में आ गए तो देख लो टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 5 टाइप के हैं, दिख रहे हैं। पहला क्या है? पहला है वेजिटेटिव प्रोपागेशन, दूसरा है फ्रेगमेंटेशन, तीसरा है फिजन, चौथा है बडिंग और 5वां है स्पोर फॉर्मेशन। अब फिजन में देख लो, फिजन के भी 2 पार्ट्स हैं। कौन कौन से 2 पार्ट्स हैं? बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, ठीक है। ये एनसीईआरटी के द्वारा बोला गया कि 5 पार्ट्स हैं और फिजन के 2 पार्ट्स, ठीक है। अब आगे चलते हैं, सबको समझेंगे एक करके, बहुत प्यार से समझेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में अब आ जाते हैं, हम देख लेते हैं फिजन। फिजन में क्या है कि फिजन में जो पेरेंट बॉडी होती है, प्री एग्जिस्टिंग सेल जो होता है, पेरेंट सेल जो होता है, वो डिवाइड होके 2 या और ज्यादा सेल्स बना देता है, ठीक है। यही हमारा दूसरा पॉइंट है कि फिजन के 2 टाइप्स होते हैं, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। अगर एक सेल टूट के सिर्फ 2 ही नए सेल्स बना रहे हैं, एक टूटा 2 नए सेल, अगर 2 ही बन रहे हैं तो बाइनरी फिजन है। और अगर टूट के खूब सारे नए सेल्स बन रहे हैं तो मल्टीपल फिजन है। अब बाइनरी फिजन देख लो, यहाँ डायग्राम में अमीबा का डायग्राम दिख रहा होगा, ठीक है। तो सेल पहले ग्रो होता है, बड़ा होता है, अंदर जो डीएनए होता है वो रेप्लिकेट कर रहा होता है। डीएनए रेप्लिकेट कर करके 2 कॉपीज बना लेता है। फिर जब 2 कॉपीज बन जाती हैं तो वो अलग हो जाता है डीएनए। क्या अलग हो जाता है? डीएनए। अब जब डीएनए अलग हो जाता है तो फिर सेल भी अलग हो जाता है और हमारे पास 2 नए सेल्स आ जाते हैं, जैसा कि यहां दिख रहा होगा अमीबा में। लिशमैनिया भी अलग एक और एग्जाम्पल है बाइनरी फिजन का। अब नेक्स्ट स्लाइड में आ जाओ, यहां पे हमको दिख रहा है मल्टीपल फिजन, किसमें? प्लाज्मोडियम में। प्लाज्मोडियम में क्या होता है? सेल्स टूट के बहुत सारे नए सेल्स बना देते हैं, जैसा कि तुम्हें यहाँ डायग्राम में दिख रहा होगा, ठीक है। तो मल्टीपल फिजन में खूब सारे नए सेल्स बन जाते हैं, बाइनरी में सिर्फ 2 बनते हैं, खत्म टॉपिक। आगे बढ़ते हैं, फ्रेगमेंटेशन। अब फ्रेगमेंटेशन फिजन से अलग कैसे है? पहली बात, फिजन होता है यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में।
फिजन कहाँ होता है, जो एक सेल का ऑर्गेनिज्म होता है उसमें होता है। और ये कहाँ हो रहा है फ्रेगमेंटेशन, उन ऑर्गेनिजम्स में जिनमें बहुत सारे सेल्स हैं। लेकिन ये सेल्स स्पेशलाइज्ड नहीं होते हैं, सारे सेल्स एक जैसे होते हैं। हमारी बॉडी में अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं, न्यूरॉन का सेल होता है, ब्लड सेल होता है, अलग अलग होते हैं। इन ऑर्गेनिजम्स में जो फ्रेगमेंटेशन शो करते हैं उनके अंदर सब सेल्स एक जैसे होते हैं। तो क्या होता है कि बॉडी में से कहीं से भी टूट जाते हैं और जो 2 पार्ट्स बनते हैं, 3 पार्ट्स बनते हैं, वो अपने आप एक नए ऑर्गेनिज्म में फिर से ग्रो कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि सब सेल्स एक ही जैसे हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कहीं से भी टूट जाओ फिर ग्रो कर जाओ प्रॉपर दोबारा से। ठीक है, तो ये फ्रेगमेंटेशन का मेथड है जो आपको दिख रहा होगा स्पाइरोगायरा में देखा जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट मेथड पे जो कि है रीजनरेशन। अब रीजनरेशन कहां देखते हैं हम? प्लेनेरिया में। ये फ्रेगमेंटेशन से कैसे अलग है? ये फ्रेगमेंटेशन से अलग इसलिए है क्योंकि इसमें होते हैं ऑर्गेनिजम्स में स्पेशलाइज्ड सेल्स। जैसे प्लेनेरिया में आपको दिख रहा होगा, मुंह अलग है, बॉडी अलग है, टेल जैसा पार्ट अलग है। ठीक है, इसमें है स्पेशलाइज्ड सेल्स। लेकिन फिर भी कोई भी पार्ट अगर टूट के अलग हो जाए तो पूरे ऑर्गेनिज्म में ग्रो कर सकता है अपने आप। जैसे कि यहां देख सकते हो, सिर टूट के अलग हुआ तो उसने अपनी बॉडी बनाई और टेल जैसा पार्ट भी बना लिया। बॉडी बीच की पार्ट टूट के अलग हुआ तो उसने सिर भी बना लिया और टेल भी बना ली। टेल टूट के अलग हुई तो वो भी उसने बना लिया बॉडी और सिर। ठीक है, तो ये रीजनरेशन होता है, ये हम प्लेनेरिया में देखते हैं। याद कर लो, लेकिन ये ऑर्गेनिजम्स फुल्ली डिफरेंशिएटेड होते हैं। सब सेल्स के अलग अलग फंक्शन होते हैं, अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, उनमें होता है रीजनरेशन। जो अनस्पेशलाइज्ड सेल्स वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन, जो हम पीछे देख चुके हैं। अब फटाफट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट के आगे हमारे पास बडिंग। अभी तक जो तीनों मेथड देखे हमने, उन तीनों मेथड से काफी अलग है बडिंग। बडिंग में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म है, उसके किसी पार्ट से एक छोटी बड लाइक स्ट्रक्चर, एक छोटा सा स्ट्रक्चर, दाने जैसा स्ट्रक्चर निकल आएगा। अब वो स्ट्रक्चर क्या होता है? ग्रो करता है, सेल्स मल्टीप्लाई होते हैं, ग्रो करता है। और जब वो एक मैच्योर ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है, पूरा एक मैच्योर ऑर्गेनिज्म बन जाता है उसमें से, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होगे, हाइड्रा का एग्जाम्पल है, नीचे से बड निकली, वो ग्रो की पूरा मैच्योर ऑर्गेनिज्म बन गया। अब जब मैच्योर ऑर्गेनिज्म बन गया है तो वो टूट के अलग हो जाएगा और इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो एक ही साइट पे रिपीटेड बहुत सारे सेल डिविजन होते रहते हैं और इस तरह से एक नया ऑर्गेनिज्म बन के निकल के आ जाता है। ये हम किस में देखते हैं? हाइड्रा में। अब नेक्स्ट देख लेते हैं जो कि है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन काफी एडवांस्ड कह सकते हो आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड। ठीक है, इस एडवांस्ड मेथड में क्या है कि जो ऑर्गेनिज्म होगा उसके पास बन जाएगा एक स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया क्या है? एक ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर, एक गोल बॉल जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है? थिक वॉल से सराउंडेड होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर होते हैं स्पोर्स जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का काम करेंगे आगे जाकर। अब क्या होगा कि अंदर स्पोर्स बनते रहेंगे इस स्पोरेंजिया के, एंड ओवर टाइम इतने सारे हो जाएंगे कि आफ्टर सम टाइम ये स्पोर्स फट के बाहर निकल आएंगे, स्पोरेंजिया फट जाएगा और स्पोर्स बाहर निकल आएंगे, रिलीज हो जाएंगे हवा में जाएंगे, सब जगह फैल जाएंगे। फिर इनको जब सूटेबल कंडीशंस मिलेंगी, सूटेबल कंडीशंस क्या? खाना, पानी, टेम्परेचर अच्छा मिलेगा ग्रो करने के लिए, तो वो वहां पे सेटल हो जाएंगे और फिर ग्रो कर जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से रिप्रोडक्शन होता है स्पोर फॉर्मेशन में। फंजाई में देखते हैं, फंजाई का ही एग्जाम्पल है राइजोपस, जिसका आप डायग्राम देख सकते हो। इसके नीचे आपको देख होंगे रूट लाइक स्ट्रक्चर्स जो कि हाइफे हैं। क्या बोलते हैं इनको? हाइफे। जैसे ट्रीज में रूट्स होती हैं, ऐसी फंजाई में हाइफे होते हैं जो कि इनको एंकर करने में हेल्प करते हैं। ब्रेड पे जो फंगस ग्रो कर जाती है तो ब्रेड में कैसे घुसती है? हाइफे के थ्रू। ठीक है, और फिर इनके स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है जो, और उसके ऊपर फिर आ गया स्पोरेंजिया, उसके अंदर स्पोर्स है, स्पोर्स रिलीज होते हैं हवा में और रिप्रोडक्शन हो जाता है, फैल जाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट जो कि आखिरी है। आखिरी क्या है? आखिरी एसेक्सुअल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन। इसका नाम क्या है? वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन में क्या होता है कि प्लांट का कोई भी पार्ट हो, चाहे रूट हो, चाहे स्टेम हो, चाहे लीव्स हो, वो अगर टूट कर गिर जाए और उसको अप्रोप्रिएट कंडीशंस मिले, क्या? खाना, पानी, टेम्परेचर अच्छा खासा, तो वो ग्रो करके एक नया प्लांट बना सकती है। हर प्लांट में देखने को नहीं मिलता है ये मेथड, सिर्फ कुछ ही प्लांट्स में देखने को मिलता है। अब इस मेथड के एडवांटेजेस क्या है? इस मेथड का पहला एडवांटेज ये है कि फ्लावर्स और फ्रूट्स जल्दी ग्रो कर जाते हैं। इस केस में, किस केस में?
जब आप प्लांट को वेजिटेटिव प्रोपागेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हो। सीड्स वगैरह से करोगे तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, इसमें जल्दी आ जाते हैं। दूसरा फायदा क्या है कि इससे जो नए प्लांट्स बनेंगे वो जेनेटिकली बहुत ज़्यादा सिमिलर होंगे। तो उसका फायदा क्या है फार्मिंग में, मान लो कोई पेड़ है जिसके फल बहुत अच्छे आ रहे हैं, आम बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत टेस्टी बहुत ज़बरदस्त आम आ रहा है, ठीक है, तो आपको वैसा ही पेड़ चाहिए दूसरा, तो आप क्या करोगे, वेजिटेटिव प्रोपागेशन से ग्रो करोगे, तो नए पेड़ में भी वैसे ही स्वादिष्ट आम आएंगे, ठीक है। अब तीसरा फायदा क्या है, तीसरा फायदा यह है कि बनाना, रोज जैसे कुछ प्लांट्स होते हैं जिनमें सीड्स बनना बंद हो गया है, तो सीड्स तो बनते नहीं है, तो कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे, वेजिटेटिव प्रोपागेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लो कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन में एक स्पेशल मेथड होता है जो कि होता है बड के थ्रू। ये बडिंग जैसा ही है लेकिन अलग है, ये प्लांट्स में देखने को मिलता है, ठीक है, तो डिफरेंस हमेशा याद रखना, ये बड है, इसको बडिंग मत बोल देना। इसमें क्या होता है, प्लांट्स में बड बन जाती है। ये बड आप समझ लो, आलू देखा है, आलू देखा है ना, आलू में ऐसे गोल गोल छोटे छोटे वाइट वाइट कलर के आउटग्रोथ्स होती हैं, है ना, वो आउटग्रोथ जो होती हैं वो बड्स होती हैं। अब तुम आलू को अगर डाल दो मिट्टी में और उगाने पे छोड़ दो तो उन बड्स में से नया प्लांट उगाएगा पूरा बकायदा, ठीक है। ऐसा ही हमको देखने को मिलता है ब्रायोफाइलम में भी, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ब्रायोफाइलम की लीव्स में, इन लीव्स में होते हैं बड्स, जो ये बड्स हैं अपनी रूट ग्रो कर सकते हैं, अपना स्टेम ग्रो कर सकते हैं, लीव्स ग्रो कर सकते हैं, बकायदा नया प्लांट बना लेते हैं। तो ये भी क्या है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन के अंदर ही आता है, लेकिन अलग टाइप है, जिसको हम बोलते हैं बड के थ्रू। ओके, तो अब क्या है, अब समझ में आ गया हो तो लाइक कर दो, वीडियो नहीं समझ में आया हो तो सब्सक्राइब कर लो, नया वीडियो देख लो, वो पसंद आए तो वो लाइक कर दो, लेकिन देखो सब्सक्राइब जरूर कर दो यार।